हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर के पेपर हिस्ट्री ऑफ मुग़ल अम्पायर के थर्ड यूनिट का टॉपिक शेरशाह को प्रारंभ करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हुमायूं और शेरशाह के संबंध में जो पिछले लेक्चर में चर्चा की, जिसमें हमने अब तक सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में हमने पढ़ा, चौसा की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई को हमने पढ़ा। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए शेरशाह का अध्ययन भारत के बादशाह के रूप में करेंगे। 60 वर्ष से ऊपर की आयु होने के बाद भारत के बादशाह के रूप में स्थापित हुआ यहाँ शेरशाह। और शेरशाह भारत में के इतिहास में उन शासकों में स्थान रखता है जिसने इतिहास की धारा को बहुत गहरे तक प्रभावित किया। इतिहास को पढ़ते समय हम शेरशाह को ऐसे शासक के रूप में हम देखते हैं जिसकी राजनीतिक यात्रा एक छोटे से जागीरदार से लेकर के बादशाह पर जाकर के समाप्त होती है। कैसे वो छोटे से जागीरदार से भारत के बादशाह के पद पर स्थापित होता है। तो शेरशाह जो है, शेरशाह के बारे में आज हम उसकी द्वारा बादशाह बनने के बाद लड़ी गई कुछ लड़ाइयाँ और उसके प्रमुख अभियान, साम्राज्यवादी नीति और इसके पश्चात उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार कन्नौज की लड़ाई के बाद निर्णायक लड़ाई साबित होती है इसके लिए, और भारत का बादशाह बनने के बाद इसने सबसे पहले 1540 में लाहौर को जीतने का प्रयास किया। लाहौर चूँकि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर स्थित एक प्रदेश है, तो लाहौर को जीतने के पीछे हमें इसकी सबसे बड़ी बात है कूटनीतिक दक्षता का परिचय मिलता है कि संभवतः लाहौर को जीतकर वो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की तरफ से मुग़लों के दबाव को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि हुमायूं को निर्वासित कर दिए जाने के बाद मुग़लों के जो दावेदार हैं, अभी भी हुमायूं जीवित है, उसके भाई हैं कामरान हिंदाल अस्करी, इनके तरफ से मुग़लों की विरासत को हासिल करने की वापस से कोशिश हो सकती है। लेकिन इसी के साथ जो कामरान है, कामरान का रवैया शेरशाह के लिए सकारात्मक दिखाई पड़ता है, लेकिन शेरशाह कामरान के सकारात्मक रवैये को भी ध्यान में नहीं रखता है। उसके लिए हुमायूं के सभी भाई एक प्रकार से मुग़ल दावेदार हैं जो अपनी खोई हुई विरासत को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। संभवतः इसीलिए उसने लाहौर को जीता। और हमने पिछले लेक्चर में जो देखा था कि पढ़ा था कि कामरान ने समझौता करने का प्रयास किया, जो उसके लिए शेरशाह बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ता है। संभवतः लाहौर को जीत करके उसने यही परिचय दिया कि वो मुग़लों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि अफ़गानी राज्य को समाप्त करके, लोदी वंश को समाप्त करके ही मुग़ल वंश की स्थापना हुई थी, और उसी मुग़ल वंश को समाप्त करके द्वितीय अफ़गान राज्य की स्थापना शेरशाह ने की है। तो अफ़गान एक प्रकार से शत्रु के रूप में, सबसे बड़े शत्रु के रूप में मुग़लों के लिए इस समय है उपस्थित है। तो मुग़लों पर भरोसा न करते हुए उसने लाहौर को जीता, और 1541 में बंगाल, जो कि उसकी समृद्धि, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका बंगाल ने निभाई, तो बंगाल में वहाँ के गवर्नर खिज्र खां ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए शेरशाह ने कोशिश की और खिज्र खां को पकड़ करके बंदी गृह में डाल दिया गया। और कहा जाता है कि इसी बंगाल के महत्व को समझते हुए उसने अपने संपूर्ण प्रशासनिक सुधार में एक बहुत बड़ी पहल की कि उसने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित कर दिया। सरकार से यहाँ मेरा तात्पर्य है जिलों से। सूर साम्राज्य के अंतर्गत जिलों को सरकार कहा गया। अपने संपूर्ण साम्राज्य को उसने 47 या 47 सरकारों में बांटा, और इन सभी स्थानों पर अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की, और इन अधिकारियों के स्थानांतरण का नियम भी इसने बनाया, जिससे एक लंबे समय तक एक ही अधिकारी एक स्थान पर न टिकने पाए और उसके खिलाफ किसी प्रकार की विद्रोह की संभावनाएं न पनपने पाएँ। इसके पश्चात उसने 1542 में ग्वालियर को जीता, और 1542 में उसने मालवा को जीता। मालवा को जीतने के साथ साथ रणथंभौर स्वयं उसके प्रभाव में आ गया और अपने आप उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और 1543 में उसने रायसीन के किले को जीता। रायसीन की जो विजय है वो शेरशाह के माथे पर कलंक के रूप में मानी जाती है, क्योंकि रायसीन का जो शासक है पूरनमल के खिलाफ इस प्रकार का दुष्प्रचार हो रहा था कि वो मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। इसीलिए पूरनमल के खिलाफ रायसीन का जो अभियान है उसे पूरनमल को दंड देने की एक प्रक्रिया के तौर पे देखा जाता है कि शेरशाह उसको दंड देने के लिए गया, और जब बहुत समय तक विजय उसको हासिल नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे पूरनमल की जो कमज़ोर होती हुई स्थिति है उसने समर्पण करना बेहतर समझा। लेकिन शेरशाह के द्वारा
जब उसने ये आश्वासन मांगा कि मैं समर्पण कर दूंगा लेकिन किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और हमारी सुरक्षा की उसने मांग की, तो जब शेरशाह के द्वारा इस सुरक्षा का आश्वासन दिया गया तो पूरनमल ने किले से बाहर आना स्वीकार किया। लेकिन यहाँ इतिहास में इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। कहा गया है कि शेरशाह उस समय धर्मांध कुछ मुसलमानों के संपर्क में आया और उन्होंने कहा कि काफिरों के साथ किए गए समझौते का कोई महत्व नहीं होता है, उसे तोड़ देना चाहिए। और इस प्रकार रायसीन के शासक पूरनमल के साथ जो उसको सम्मान और उसकी सुरक्षा का जो वादा किया था शेरशाह ने, वो तोड़ दिया गया और किले से बाहर आते ही पूरनमल के तमाम सारे जो साथी राजपूत हैं उन पर हमला कर दिया गया, उन्हें मार डाला गया। और राजपूत स्त्रियों थीं, उन्होंने जौहर व्रत का पालन किया। कई राजपूतों ने अपनी महिलाओं को अफ़गान हाथों में पड़ने से बचाने के लिए स्वयं मार डाला। कुछ महिलाओं ने जौहर व्रत का पालन किया। बचे हुए बच्चों को कहा जाता है शेरशाह ने बेरहमी से मरवा दिया। और शेरशाह जैसे व्यक्तित्व के ऊपर ये कलंक कहा जाता है जो किसी इतिहास में एक सुधारक, एक प्रवर्तक के रूप में जो स्थान रखता है। अब जो भी हो, इसके संबंध में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से असत्य बातें होंगी, क्योंकि शेरशाह के व्यक्तित्व में शेर और लोमड़ी दोनों के गुणों का समन्वय है। इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह के व्यक्तित्व में शेर और लोमड़ी के गुणों का समन्वय था, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के बड़े कदम को उठाने से डरता नहीं था। उसने जागीरदार के तौर पर अपनी राजनीतिक यात्रा जो शुरू की और एक बादशाह के रूप में जब वो पहुंचा तो निसंदेह उसके अंदर बहादुरी, वीरता कूट कूट करके भरी रही होगी। लेकिन जिस प्रकार राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीति जायज़ है, तो हो सकता है कि उसने धोखे के साथ रायसीन के किले को जीता। और हुमायूं के साथ भी कई मौक़ों पर हमने देखा कि इसने हुमायूं को भी धोखा दिया। तो इस तरह से शेरशाह के व्यक्तित्व में शेर और लोमड़ी के जो गुणों का समन्वय है, वो अपने आप में रायसीन के किले के संबंध में जो इसके कलंक की उपमा दी जाती है इस विजय को है, वो कहीं ना कहीं इस उपमा को या सिद्धांत को स्थापित करने में पहले की जो घटनाएं हैं शेरशाह के संबंध में, ये बल देती हैं। इसके धोखा देने के संबंधी जो प्रवृत्ति है, इस बात को ये बल देती हैं कि वास्तव में रायसीन की जो विजय है इसके माथे पर कलंक के समान है। और इसी विजय के बाद कहा जाता है कि शायद लज्जित होकर के इसका बेटा जो कुतुब खां है उसने आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात शेर खां ने मारवाड़ के शासक मालदेव को पराजित किया। इसके पश्चात उसने मेवाड़ को जीता और मालदेव जो है मारवाड़ का शासक, वो उसके साथ युद्ध में इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत जल्दी मारवाड़ को नहीं जीत पाया। और कहा जाता है कि मालदेव को जीतने के पश्चात शेरशाह ने ये कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग मैंने पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यानी मारवाड़ की विजय कितनी मुश्किल से इसको हासिल हुई होगी कि पूरे भारत का साम्राज्य इसको अपने हाथों से जाता हुआ दिखाई पड़ा होगा। इसके पश्चात इसका जो अंतिम अभियान है 1545 में कालिंजर का अभियान कहा जाता है। और इस कालिंजर के अभियान में कहते हैं कि शेरशाह के जीवन का ये अंतिम अभियान है और जिस सूर साम्राज्य की इसने स्थापना की, द्वितीय अफगान साम्राज्य की, उसका सुख भोगने के लिए लंबे समय तक ये जीवित नहीं रहा। इसी अभियान के दौरान अपने सैन्य साजो सामग्री का, सैन्य कैंप का जब ये निरीक्षण कर रहा था तो उसी समय एक बम का गोला इसके पास आकर के फटता है और उसी दुर्घटना में कहा जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई, ये बच नहीं पाया। तो शेरशाह की जो राजनीतिक ये यात्रा है, हम देखते हैं 5 सालों में पूरी हो गई, लेकिन जो इसके सुधार हैं वो इतने ज़्यादा व्यापक पैमाने पर उसका अध्ययन हम करते हैं, देखते हैं कि 5 सालों में इसने इतना व्यापक सुधार किया है कि जिसके बारे में कई इतिहास कहते हैं कि इसके सुधारों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसने तूफ़ानी तौर पर शासन किया होगा, कि बिल्कुल तूफ़ान के तौर पर इसने काम करना शुरू किया होगा और हर एक क्षेत्र को इसने छुआ, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे भू राजस्व का हो, चाहे व्यापार का हो, सभी क्षेत्रों को इसने छुआ और सभी में सुधार करने का इसने पूरा प्रयास किया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों को देखेंगे। तो यहाँ शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों के बारे में जानने से पहले हम एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि शेरशाह एक अफ़गान था और अफ़गान प्रशासन का जो मॉडल है वो जनजातीय परंपरा पर आधारित है। जो समस्याएं लोदी वंश की स्थापना के समय इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी को फेस करनी पड़ी अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना के समय, वही समस्या शेरशाह के सामने भी है। यदि आपको
लोधी वंश के समय के राजत्व के बारे में अगर आप ध्यान दें उनकी किंगशिप थ्योरी के टाइम पे, तो लोधी वंश की जब स्थापना हुई तो उस समय शासकों ने, बहलोल लोधी ने कहा कि आप सभी अमीर मिल करके आप अफ़गान अमीर मेरा सहयोग करें, और जब हम इस साम्राज्य को हासिल कर लेंगे भारत को, तो ये केवल मेरी ही जीत नहीं होगी, हम सभी अमीरों की जीत होगी, सभी अफ़गान अमीरों की, और सत्ता में आप सभी बराबर के भागीदार होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अफ़गान जो सरदार हैं वो अपने आप को शासक के समकक्ष मानते हैं, उनमें एक बराबरी की भावना है। यही स्थिति हम देखेंगे द्वितीय अफ़गान अम्पायर के स्थापना के समय या अफ़गान साम्राज्य की स्थापना के समय जो शेरशाह है उसके समझ ये जो स्थापित परंपरा चली आ रही है, जनजातीय जो परंपरा है, मॉडल है प्रशासन का, कि सत्ता को बराबर में अमीरों में बांटा गया और अमीर अपने आप को शासक के समकक्ष मानते हैं। जैसे कि लोधी सुल्तानों ने टाइटल धारण किए थे मसनद आली, रैयत आली, यानी बराबर में बैठने वाला या थोड़ा सा ही उच्च अपने लोगों में थोड़ा सा ही उच्च स्थान रखने वाला। तो इस तरह से शेरशाह के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि इन अफ़गान सरदारों में ये जो बराबरी की भावना है इसको कैसे कुचला जाए, क्योंकि भारत जैसे इतने बड़े देश पर शासन करने के लिए बराबरी की भावना को कुचलना बहुत ज़रूरी था, अन्यथा तमाम प्रकार के विद्रोही सर उठाने लगते और कोई भी शासक की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो इस तरह जो अफ़गानों की समस्या थी बाबर के सामने, शेरशाह के सामने, तो शेरशाह इन सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास सबसे पहले करता है और अफ़गानी शासन की परंपरा में इस बराबरी की भावना को कुचलने की कोशिश उसने की और ये आदेश जारी किया कि अफ़गानी प्रशासन का जो ये मॉडल है वो राजकीय सेवाओं में, राजकीय पदों के निर्धारण में नहीं लागू किया जाएगा। इसका तात्पर्य हुआ कि अफ़गानी परंपरा में जो बराबरी का मॉडल है, सत्ता को बांटने का मॉडल है, बराबर में सबके अधिकार हैं, उसको राजकीय सेवा में लागू नहीं किया जाएगा। साथ साथ इसने अमीरों को विभिन्न पद तो प्रदान किए लेकिन उनकी शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया और तमाम प्रकार के वही विभाग जो सल्तनत काल में चले आ रहे थे उसने इनको जारी रखा। तो इस अर्थ में हम आगे जब पढ़ते हैं कि शेरशाह एक प्रवर्तक था, इनोवेटर था, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ ये दिखाई पड़ता है ये कथन कि क्या शेरशाह एक प्रवर्तक था या सुधारक है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कि क्या शेरशाह एक प्रवर्तक था या सुधारक था। तो इसके बारे में जब हम गहराई से विश्लेषण करेंगे तो हम देखेंगे कि शेरशाह इनोवेटर तो दिखाई नहीं पड़ता है यहाँ पर प्रशासनिक सुधारों के मामले में, क्योंकि इसने प्रशासन के क्षेत्र में उन सारी परंपराओं को, खासकर उन संस्थाओं को जो सल्तनत काल से चली आ रही थी उन्हीं को जारी रखा। ये अलग बात है कि उसने उन संस्थाओं को ठीक सुचारू रूप से चलाने की तरफ अधिक ध्यान दिया, अपने मंत्रियों पर निर्भरता को उसने कम किया। तो यहाँ पर शेरशाह जो है वो हमें सुधारक के रूप में दिखाई पड़ता है। उसने अमीरों के हाथ में शक्ति को कम करने की कोशिश की और अफ़गान जो परंपरा का मॉडल था विकेंद्रीकरण का या शक्तियों के या डिसेंट्रलाइजेशन का, उसको उसने सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, ताकत को केंद्रीकृत करने की कोशिश की, अपने हाथ में रखने की कोशिश की। और वो ये समझ रहा है कि जो अमीर है, जो इसका समर्थक वर्ग अब ये है, ये कहीं ना कहीं से रुष्ट होगा, तो इसका भी वो विकल्प तैयार करता है और जनता के बीच में अपने आधार को मजबूत करने की ये कोशिश करता है। जनता के बीच में अपने आधार को मजबूत कोशिश करने का कार्य लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से करेगा। जब बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के काम करते हुए हम इसको आगे देखेंगे। तो प्रशासन के क्षेत्र में यदि हम शेरशाह को देखें तो इसने बहुत सारी ऐसी संस्थाओं का विकास किया, सुचारू रूप से उसको काम करने का तरीके इसने डेवलप किए, जो आगे चल कर के कहा जाता है कि अकबर के लिए ये प्रीकर्सर या पथ प्रदर्शक का काम करता है। और अकबर ने इससे प्रेरणा लेकर के प्रशासन के क्षेत्र में कई सारे सुधार किए। और इसके अलावा ब्रिटिश शासकों के समय तक इसके द्वारा चलाई गई जो पद्धतियां हैं, जो नीतियां हैं, वो काम आती रहीं। यानी ब्रिटिश शासक भी शेरशाह के द्वारा चलाई गई प्रशासनिक सुधार और इसकी नीतियों को फॉलो करते रहे। तो शेरशाह ने जो प्रशासन के संबंध में जो सुधार किए, हम देखते हैं कि इसके शासन में जो बंगाल का विद्रोह हुआ, बंगाल में खिज्र खां ने जब विद्रोह किया 1540 में, उस समय बंगाल के प्रांत की महत्वपूर्ण जो स्थिति है, हम देखते हैं कि चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, बंगाल की स्थिति, भौगोलिक स्थिति अपने आप में सभी शासकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र रही है। एक गुजरात और बंगाल, सब इन दोनों पर आधिपत्य करने का प्रयास हर एक शासक करेगा।
तो शेरशाह के अधीन जो बंगाल था उस पर वहाँ के गवर्नर जब खिजर खान ने विद्रोह किया, उसी समय से शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटने का निर्णय लिया। यहाँ पर सरकार से मेरा तात्पर्य है जिलों से। सूर साम्राज्य के अंतर्गत सरकारों का तात्पर्य जिलों से लगाया जाता है, यानी इसके संपूर्ण साम्राज्य को 47 या 47 सरकारों में बांटा गया, यानी 47 जिलों में बांटा इसने, और सभी जिलों के अलग अलग अधिकारी इसने अपॉइंट किए। साथ साथ इन अधिकारियों को ट्रांसफ़र करने की भी इसने व्यवस्था की। लंबे समय तक एक अधिकारी को उसने एक स्थान पर नहीं रहने दिया। इसके अलावा जब हम शेरशाह के तमाम सारे और कार्यों को देखते हैं प्रशासन के क्षेत्र में, तो इसकी प्रशासनिक कार्यों में हम देखेंगे कि इसने कुछ नवीन विभागों की स्थापना नहीं की। सल्तनत काल में चले आ रहे तमाम सारे विभाग, लगभग 1 दर्जन से अधिक विभाग अभी भी चले आ रहे थे, जिनमें कुछ प्रमुख विभागों की ही चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसने 47 सरकारों में बांटा, और उन 47 सरकारों में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनमें शिकदार शिकदारान है, मुंसिफ मुंसिफान है। शिकदार शिकदारान और मुंसिफ मुंसिफान अलग अलग प्रकार के कार्यों की देखभाल करते थे, जिनमें मुंसिफ मुंसिफान न्यायिक कार्यों की देखभाल और खासकर दीवानी के मैटर्स यानी सिविल मैटर्स की देखभाल करता था, और शिकदार शिकदारान क्रिमिनल मैटर्स की देखभाल करता था। तो इसी प्रकार के अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। अब यदि इसके हम सल्तनतकालीन व्यवस्था के आधार पर जो अलग अलग विभाग स्थापित किए थे, उनमें कुछ प्रमुख विभाग हैं। उनमें हम जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं उन्हीं के नाम यहाँ पे लेंगे, जिनमें एक दीवान अर्ज या दीवान आरिज, जिसको हम लोगों ने सल्तनत काल में भी पढ़ा है, जिसको मिलिट्री डिपार्टमेंट कह सकते हैं। इसका काम था सेना की जो भर्ती है, सैनिकों की नियुक्ति है, सेना का संगठन है, नियंत्रण है, सेना का देखभाल है, ये सारे कार्य इस विभाग के अंतर्गत होते थे। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सैनिकों की जो नियुक्ति है शेरशाह सीधे करता था। इस मामले में हम कह सकते हैं कि शेरशाह ने यहाँ पर एक नवीन उदाहरण स्थापित किया कि इस प्रकार के कामों में इसने किसी पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि सेना किसी भी राज्य का आधार हो सकती है। सेना और अर्थव्यवस्था किसी भी साम्राज्य का आधार होते हैं। तो दीवान अर्ज या दीवान आरिज एक प्रमुख विभाग था, मिलिट्री डिपार्टमेंट, और दूसरा विभाग एक प्रमुख था जो विदेश मंत्रालय, जिसको कहा गया दीवान रसालत। और ये जो डिपार्टमेंट है ये विदेशी राष्ट्रों के साथ किस प्रकार के एक एम्बेसडर को भेजना दूसरे देशों में, राजदूतों को भेजना, पत्र व्यवहार करना, राज्य की तरफ से किसी भी प्रकार के समझौते संधि को जारी करना, और इस प्रकार के कामों को ये दीवान रसालत या विदेश मंत्रालय देखता था। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट था दीवान इंशा, जिसको कि सुल्तान के आदेशों को जारी करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। सुल्तान के जो आदेश थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स तक ये पहुंचाता था। और एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण विभाग था दीवान वजारत या दीवान विजारत, जिसका प्रधान वजीर के हम लोगों ने पढ़ा था उस समय। और इसमें का जो प्रमुख काम हम देखते हैं वित्त था। और हम जानते हैं कि शेरशाह ने जिस प्रकार से जागीरदार के रूप से शहंशाह तक का सफ़र तय किया, तो वित्त विभाग इसके व्यक्तिगत रुचि का एक विषय था। तो यहाँ पर हमारे सामने इस प्रकार के अभी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये समझना चाहिए कि वित्त विभाग इसके व्यक्तिगत रुचि का मामला था, और स्वयं भी वो इसमें बहुत निपुण था। चूँकि अलग अलग जगहों पर जब इसने कार्य किया तो व्यवहारिक जीवन की समस्याओं, ज़मीनी सच्चाइयों से ये जब वाकिफ़ हुआ, तो इनका अनुभव इसने अपने शहंशाह के दौरान जब ये बना, तो उस शहंशाह के अपने प्रशासन में उस अनुभवों को उसने उतारा और उससे लाभ लिया अपने अनुभवों से। और वित्त विभाग का जो काम था वो लगान कर वसूली करना, इसके अलावा राज्य के आय व्यय की देखभाल भी ये विभाग करता था। इसके अलावा दीवान काजी, दीवान बरीद, ऐसे तमाम सारे डिपार्टमेंट थे। दीवान बरीद जिसको कि गुप्तचर विभाग था, जिसकी स्थापना हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हम लोगों ने पढ़ा होगा, सल्तनत काल में। तो ये सारे विभाग सल्तनत काल के ही चले आ रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इन प्रशासनिक विभागों में किसी नए विभाग की सूचना हमें नहीं मिलती है। तो इस तौर पे इस रूप में हम देखते हैं कि सल्तनत काल का एक निरंतरता या कंटिन्यूटी हम कह सकते हैं। सूर्य साम्राज्य को सल्तनत काल की निरंतरता में स्थापित एक अगली कड़ी को अगर हम कहें तो गलत नहीं है। हालांकि यहाँ पर बाबर और हुमायूं नाम के ये विघ्न बीच में आए। यदि बाबर और हुमायूं नामक इस विघ्न को हटा दिया जाए तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सल्तनत काल ही निरंतर अभी तक ये स्थापित है, चला आ रहा है, क्योंकि किसी प्रकार के नए यहाँ पर हमें कुछ तत्व दिखाई नहीं पड़ते हैं।
इस तरह से उसने अपने राज्य को सरकारों में बांटा और सरकारों के पश्चात उसने परगनों की स्थापना, परगना नामक एक इकाई भी इसके साम्राज्य की थी, जिसमें शिकदार, मुंसिफ, फौजदार यानी खजांची या कैशियर, कारकुन यानी क्लर्क हुआ करते थे। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी और शेरशाह ने इन गांवों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन यहाँ के प्रशासन में नहीं किया। और गांव में, जैसा कि हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, सल्तनत काल से चौकीदार, पटवारी, प्रधान, खुद, मुकद्दम, चौधरी हुआ करते थे। तो इस तरह से गाँव के में किसी प्रकार का इसने परिवर्तन करने से ये बचता रहा। तो इस तरह इसने प्रशासन के क्षेत्र में कोई नए तो उसने तत्व इंट्रोड्यूस नहीं किए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनको लागू करने का जो तरीका इसका है वो अपने आप में नवीन है और ये किसी के लिए भी प्रेरक हो सकता है। और आगे चल कर के अकबर ने नई नई संस्थाओं का विकास किया, लेकिन संस्थाओं को चलाने का तरीका, किस प्रकार से स्थापित संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए, इसकी प्रेरणा के तौर के लिए हम शेरशाह को श्रेय दे सकते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों में शेरशाह ने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं इसने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया। और हम जानते हैं कि किसी भी साम्राज्य का जो आधार होता है वो उसकी अर्थव्यवस्था होती है, और अर्थव्यवस्था का आधार होता है कृषि और व्यापार, वाणिज्य। तो यहाँ पर इसने कृषि व्यवस्था में सुधार करने का जो कार्य किया, हम देखते हैं कि ये कोई नया काम नहीं है इसके लिए, या एक नया एक तत्व नहीं दिखाई पड़ता है कि कृषि सुधार शेरशाह ने यहाँ पर किया, तो अपने आप में एक नवीन बात है। सल्तनत काल का अध्ययन करते समय हम देख चुके हैं कि बहुत सारे सुल्तानों ने नवीन कुछ कार्य, नए तत्व कृषि के क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किए, जिनमें हम अलाउद्दीन खिलजी का नाम देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम देखते हैं। और इन लोगों ने अपने समय में कृषि के क्षेत्र में सुधार किए। तो ऐसा नहीं है कि शेरशाह सूरी ने कृषि के क्षेत्र में सुधार किया और सबसे पहला ये शासक है। तो इसकी कृषि के क्षेत्र में सुधार का कार्य अलाउद्दीन खिलजी कर चुका है, और इसको आगे बढ़ाने का काम, पिछली कमियों को दूर करके आगे बढ़ाने का काम इसको शेरशाह ने किया। इसके भू राजस्व व्यवस्था पर अब हम अगले लेक्चर पे चर्चा करेंगे।